हमें ज्वाइन करें डॉक्टर हफीज़ बाशा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, माहिर मयाशियात, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी इंसाइट है सारे जो इकॉनमी के मामलात हैं इनके हवाले से। तो उनसे हम ओवरऑल जो इस वक्त हमने देखा है बजट भी आ चुका है, उसके बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया है उसमें उन्होंने कुछ अपनी डायरेक्शन सेट करते हुए बताया है कि वो क्या क्या इक़दामात लेने जा रहे हैं, वो भी चीज़ें हैं। और जो ओवरऑल इस वक्त दुनिया की इकॉनमी है उससे देखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं वो कि पाकिस्तान की इकॉनमी राइज़ कर जाएगी या अभी मुश्किल वक्त हमारा चलेगा? ये सारे सवालात हम उनसे जानेंगे, उनके जवाब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और वेरी वार्म वेलकम टू यू। सबसे पहले तो सर आप चूँकि आज पहली दफ़ा हमारे शो पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका ओवरऑल इस पर ज़रूर एक कमेंट लेना चाहूँगी। जो बजट अभी आया है, हाउ डू यू सी इट? क्या ये एक बैलेंस्ड बजट है और आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए वाक़तन कुछ हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगी? बिस्मिल्लाह। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा अहम सवाल किया है और यकीनन ये सवाल पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान का शरह नमू जो है वो बहुत कम रहा है और इस साल भी 2.4% सिर्फ। और दूसरी तरफ अफरात ज़र की रफ्तार हालांकि मई में कम होकर 12% पे आ गई थी तकरीबन, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, बट साल भर का एवरेज जो है वो 23 से 24% रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे, और ख़ास तौर पे बजट जो एक बहुत अहम होता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के लिहाज से कि अगले साल किस तरह के इक़दामात लिए जाएंगे। तो टारगेट जो सेट किया गया अगले साल के लिए कि शरह नमू 3.5% और अफरात ज़र कोई 12 से लेकर 13%। तो ये मॉडेस्ट टारगेट है ग्रोथ के लिहाज से, मगर अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो इस साल पाकिस्तान की तारीख का 50 साल का सबसे कम लेवल है। सिर्फ आप सोचिए कि ये हद से ज़्यादा 11-11.5% पे आके गिर चुका है। तो इसलिए बहुत परेशानी है कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा या नहीं होगा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यकीनन दर सूद जो 22% पर रखा गया था, तारीख का सबसे बुलंद लेवल, उसको थोड़ा कम किया गया है, बट इसको वाज़ेह तौर पर और कम करना पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट को लाना है और ग्रोथ को बढ़ाना है। तो एक तो ये सवाल है। अफरात ज़र के लिहाज से जो 11, 11.5 और 12% के रेंज में रहा मई में, उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात कर लूँ कि एक पिछले साल का मई जो है उस महीने में सबसे बुलंद अफरात ज़र था 38%। तो हुआ ये कि इस साल मई में ये कम इसलिए लग रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई बेस इफेक्ट। ऐसे टेक्निकल है थोड़ा सा, मगर ये कह रहा है कि आने वाले महीनों में ये बढ़ जाएगा। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 60% रेवेन्यूज आप अगले साल इनडायरेक्ट टैक्सेस से उठाने चले हैं और उसके साथ साथ पेट्रोलियम लेवी में भी आप इजाफा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बिजली और गैस की निर्खों को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, जुलाई के महीने से ऑपरेटिव हो जाएंगे, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स द टारगेट ऑफ 12% बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। हमारा अंदाज़ा यह है कि अफरात ज़र अगर 17 से 19% की रेंज में रहा तो ये बहुत मुनासिब होगा। डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वज़ीर आज़म ने कुर्बानी तो अपने खिताब में मांगी है इशराफिया से, लेकिन अगर बिजली महंगी, गैस महंगी, ये सब कुछ महंगा होगा, पेट्रोल पे लेवी बढ़ेगी, तो फिर कुर्बानी तो का बकरा तो अवाम बनेंगे। तो आप क्या समझते हैं, कुर्बानी हर बार की तरह इस दफ़ा भी अवाम ही देंगे? देखिए, इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जो टैक्सेस के निज़ाम में जिन आइटम्स पर सेल्स टैक्स को बढ़ाकर तकरीबन 18% पे ले आए हैं प्रपोज़ल, उसमें आप ये सोचिए कि उसमें बच्चों का दूध है, उसमें दवाइयाँ हैं, उसमें आपके जो हमारे ज़री शोबे के इनपुट्स हैं,
उसमें बच्चों की स्टेशनरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल नामुनासिब है। ये आम घरानों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपने ये तय किया है, जिस तरह भी जिक्र हुआ है, कि पेट्रोलियम लेवी पर आप 20 रुपए बढ़ा देंगे 1 जुलाई से, अगर बजट पास हो गया तो। इसके नतीजे में तो तकरीबन हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। तो ये कहना कि हम अशरफिया से कहेंगे कि सैक्रिफाइस करें, पहली दफ़ा तारीख में। अब आपको ये बताता चलूँ कि 2 बजट आ गए हैं प्रोविंसेस के, सिंध और पंजाब के। क्या उसमें ज़री शोबे पर टैक्स मुनासिब लगाया गया है और कलेक्शन होगा? आपको सुन के हैरत होगी कि पूरे पंजाब में, जबकि हमारे बड़े ज़मींदारों की आमदनी 800 से 1000 अरब तक पहुंच जाती है, उन पर कुल टैक्स जो लगाया गया है अगले साल के लिए वो 3.9 अरब ओनली ना होने के बाद। तो ये क्या अशरफिया पे टैक्स लग रहा है? ठीक। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म तो ये भी कह रहे थे कि ये हमारा आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह निजात हासिल कर लेंगे। डू यू थिंक कि ये एक रियलिस्टिक उनका क्लेम है? वाकई IMF से हमारी जान छूट सकती है? क्योंकि अभी तो हमें इकॉनमी के ऐसे हालात दिख नहीं रहे। बात दरअसल ये है कि इस वक्त तो सालाना आपको 22 से 25 अरब डॉलर की ज़रूरत रहेगी, इसलिए कि आपका जो कर्जा बाहर लेंडर्स, जिसमें मल्टीलैटरल, बायलैटरल बैंक्स वगैरह सब मिला लें, तो ये 132 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। और आप ये सोचिए, इसको कंपेयर करिए कि आपके रिजर्व्स 9 अरब डॉलर हैं, आपके एक्सपोर्ट्स खींच खांच के 28 से 30 अरब डॉलर। तो रेशियो तो बहुत ख़राब है और हमें अपना खसारा पूरा करना अगले 3 साल में। IMF के आने से खसारा ख़त्म नहीं होता है, खसारा बढ़ता है इनफैक्ट, इसलिए कि आप फिर कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमी में कुछ जान आए, इसलिए कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, अनलेस वी हैव मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जिसे मैं हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमी के बदन का खून कहूँगा। नंबर 1, आप एक्सपोर्ट्स, बरामदात। हमारे बरामदात जो हैं खींच खांच के 55 से 60% हैं हमारे बरामदात के इंपोर्ट्स। ये खसारा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हमें अपने बदन में खून लाना है तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो आपको सुन के तो शायद थोड़ी सी हैरत होगी कि इस बजट में हैरत अंगेज एक स्टेप लिया गया है कि एक्सपोर्टर्स पे जो इंसेंटिव थी कि उन पर फिक्स टैक्स 1% का था, उसको ख़त्म करके फुल टैक्स पे लेकर आ गए हैं एक्सपोर्टर्स को। सारी दुनिया में एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलती है, एक अकलौता इंसेंटिव बचा था हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, वो भी वापस ले लिया। तो ये एक्सपोर्ट्स बढ़ने की गुंजाइश तकरीबन बहुत हद तक कम हो गई है। दूसरी तरफ टैक्सेस को बढ़ाना है। यकीनन इस साल का बजट जो अगले साल के लिए आया है उसमें 40% इजाफे का टारगेट है। अगर ये हासिल होता है तो यकीनन इम्प्रूवमेंट होगा, मगर इसके हासिल होने के इम्कानात काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने अभी इन्वेस्टमेंट की भी बात की। मेजर जी, ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि हम एक तो शरह सूद को कम करें, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा SIFC का भी क़याम अमल में लाया गया ताकि इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाया जा सके, उसके लिए आसानी भी मुहैया की जा सके, उसको चैनलाइज भी किया जा सके। आप क्या समझते हैं, रुकावट क्या है? क्या वजह है कि पिछले 1 साल से SIFC भी बन चुकी, उससे पहले से भी कोशिश है, इतने दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक इन्वेस्टमेंट हमें ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही। क्या रुकावट है इन्वेस्टमेंट में? देखिए, बात यह है कि 2022-23 के साल में पाकिस्तान में जो प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन करते हैं, हमारे कंपनीज मौजूद हैं, तो 80% कम कर दिया था हमने।
ये एक बहुत नेगेटिव मार्केट सिग्नल था। लोग इन्वेस्ट करेंगे इस मुल्क में जबकि उन्हें पता होगा कि प्रॉफिट्स जो हैं उनका जो लेजिटिमेट शेयर है वो अपने हेडक्वार्टर्स ले जा सकते हैं। पाकिस्तान ने ये मैसेज नहीं कन्वे किया। दूसरी तरफ हमारे रिजर्व्स वगैरह इस हद तक कम हो चुके हैं कि इसकी वजह से भी अनसर्टनिटी बहुत बढ़ गई है। और आप ये देखिए कि यकीनन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया है और यूएई ने भी काफ़ी साथ दिया है और चाइना ने भी। मगर सऊदी अरेबिया और यूएई ने पिछले साल जो थोड़ा सा इजाफा किया था अपने डिपॉजिट्स में, तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर का, वो सिर्फ उस वक्त किया था जब IMF का प्रोग्राम शुरू हो गया, स्टैंड बाय फैसिलिटी। तो इस मर्तबा भी SIFC ने मेहनत की है यकीनन, मगर रिजल्ट शायद उस वक्त आना शुरू होंगे जब अनसर्टनिटी कुछ कम होगी, रिस्क कम होगी और IMF की छतरी मौजूद 3 साल के लिए कम से कम रहेगी।